वेरी गुड। लगभग 80% ने देख रखा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना सिलेबस हमेशा अपने सामने रखिए। ठीक है। दूसरा, एग्जाम की स्कीम पे हम लोग आते हैं। आपको सबको पता है कि प्री होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं इस एग्जाम में। इंटरव्यू के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे अभी। इंटरव्यू बाद की बात है, और जब वो आएगा तब आप महसूस करेंगे कि आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता जिसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। जब जो भी व्यक्ति मेंस का एग्जाम क्लियर करता है, वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इंटरव्यू का आप जो है एक बार अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, दो ही चीजें आपके सामने हैं, एक है प्रीलिम्स एग्जाम, एक है मेंस एग्जाम। ठीक है। प्री के बारे में हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप उसमें 80% भी स्कोर करेंगे तो भी आप प्री क्वालिफाइड ही कहलाओगे। आप उसमें 40% भी स्कोर करोगे तो भी आप प्री क्वालिफाइड ही कहलाओगे। वो कहीं कहीं आपके रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता, स्पेशली जैसे मैथ्स या इसके लिए बोलते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हैं हम, कि हमें ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता, हम कैसे करेंगे। तो मेंस जब तक होता है तब तक तो हम लार्जली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, हमें अंदाजा भी हो जाता है। प्री में आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने देखा है, 40% अगर आपके नंबर प्री में आते हैं, एवरेज जो हम देखते हैं पिछले एग्जाम्स के बारे में, 40% में आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो, तो उससे ज्यादा प्री का लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो अगर आप कुल मिला के, अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जिन पे आपको कमांड है, उसके साथ में आपको जब यहाँ पे करवाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट वगैरह की क्लासेस लगेगी, तो उतने भर में आपका प्री क्लियर हो जाएगा। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन सब का प्री क्लियर हो जाता है। ठीक है। अगर आपने, एक चीज जरूरी है, हाँ इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको पेपर की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है प्री की। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज होती है और एग्जाम अटेम्प्ट करना एक दूसरी चीज होती है। एग्जाम अटेम्प्ट करना एक आर्ट ज्यादा होती है। ठीक है, और ये कोई यूनिवर्सल आर्ट नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आपको बता देगा कि आप ये वाला पैटर्न रखना एग्जाम में तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको खुद को अपना एक जो है स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। माइनस मार्किंग भी होती है, वो वाला फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो चीजें हैं, प्लस माइनस अपने और एग्जाम के और टाइम लिमिट, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को अपनी एक पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है, जो प्री के लिए भी मैं कहूंगी और जो मैं मेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी मैं कहूंगी। जिस व्यक्ति को ये आर्ट आती है वो कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा ले जाता है, कम से कम कह रही हूं मैं। ठीक है, हर एक पेपर में, मेंस का मैं कह रही हूं। ठीक है, और प्री में भी वो व्यक्ति लेके जाएगा ज्यादा नंबर, जो आपके नॉलेज पे बेस्ड नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी आर्ट पे बेस्ड होगा। तो इसके लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप हर एक टेस्ट पेपर यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट पेपर होंगे यहाँ पे प्री के लिए, मेंस के लिए, वो आप सारे दें, क्योंकि ये जो पेपर अटेम्प्ट करना है ये अगर आप सीख जाते हो तो आप थोड़ा एज ले लेते हो दूसरे स्टूडेंट्स पे। एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देखने की जितनी ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें। आईएएस के देखें, आरएएस के भी देखें। उससे क्या होगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपने मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे। आपने अगर सिलेबस देखा है तो क्या सिलेबस में ऐसी चीजें हैं क्या जो आपने, अगर मान लो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था, उससे कुछ अलग चीजें तो नहीं है ना? वही चीजें हैं। अगर मान लो आपने आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो टॉपिक तो वही है, कुछ अलग नहीं है। इवन आप पेपर देखेंगे तो पेपर भी वैसा ही होता है। पेपर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स होते हैं, हो सकते हैं, सबके नहीं होते हैं, हो सकते हैं, और वो जो आपके आंसर्स होते हैं वही आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ध्यान में रखोगे, कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाया जा रहा है या जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
तो आप उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, और वो टॉपिक पढ़ते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। उसको कोई बीट नहीं कर सकता। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फिर से मैं यही कहूंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता ना। 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते। यही होता है, रियलिटी यही है एग्जाम की। ठीक है, 60% पेपर सबको आएगा, 40% पेपर किसी को नहीं आएगा। एग्जाम से बाहर आके आप किसी से भी पूछेंगे, सब कहेंगे हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर दिए हैं, मेरा पेपर ये बहुत अच्छा हुआ है। और जो लोग सब ठीक ठाक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनकी नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन यही रियलिटी होती है कि 60% क्वेश्चन सबको आते होते हैं। तो फिर अंतर कैसे आ जाता है इतना? सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग से आता है अंतर। ठीक है, अब वो आंसर राइटिंग आपकी कैसे डेवलप होगी? आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब डेवलप होगी। कैसे आपका आंसर है वो इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, और उसमें कुछ एक एक्स फैक्टर भी होना चाहिए जो अपील करे एग्जामिनर को। आपको पता है एग्जामिनर कोई भी आंसर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो कोई भी आंसर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि कॉपी चेक करते वक्त अगर किसी आंसर में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, वो उनको देखते ही पता चल जाता है। तो आपको अपना आंसर ऐसा बनाना है कि एग्जामिनर उसको पढ़े। अगर आपने ऐसा आंसर लिख लिया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वरना एवरेज एवरेज मार्क्स वो बिना पढ़े जो देते हैं वही सबको मिलेंगे, उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ये हमारा कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पे हमको फर्स्ट डिवीजन लानी है या हमें सर्टेन परसेंटेज स्कोर करने हैं। हमें ऐसे आंसर लिखने हैं जो सबसे हटके हो, जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाते हों। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। शुरू से आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और जब मैं कहती हूँ कि आप सिलेबस पढ़िए, आप पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़िए और आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। उसके लिए आप ये वेट नहीं करें कि आपको ये टॉपिक अभी अच्छे से नहीं आता है तब आप पढ़ोगे तब आप करोगे। आप किसी भी दिन डेली आपको तो आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, आपने पढ़ लिया है, तो आप उसमें से करो। नहीं किया है तो आप कोई भी पेपर उठा करके उसको करो। भले ही आप उसके लिए मटेरियल क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप सर्च कर लो, आप बुक में से पढ़ लो या कुछ भी कर लो, पढ़ने के बाद भी आप लिखो। मतलब ऐसा नहीं है आप भले ही ओपन बुक रख के लिख लो। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, जैसा मैंने बताया पहले कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और आपको देख के लगेगा कि मैं इसका आंसर लिख दूंगी। ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं आता, हमारे सेंटेंस ही नहीं फ्रेम होते हैं। और वहां पे क्या होता है, आपके पास में पेज की भी लिमिट होती है, आपके पास में वर्ड की भी लिमिट होती है, और आपके पास टाइम की भी लिमिट होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका कोई भी क्वालिटी आंसर नहीं होगा वहां पे। आपको अगर अच्छा पेपर करना है तो उसके लिए आप इसी से पता कर सकते हो कि उस दौरान पेपर में आपको सोचने की, याद करने की फुर्सत नहीं होती है। उस वक्त अगर आपको आता है, आपने पहले से आंसर राइटिंग कर रखी है, तो आप लगातार 3 घंटे वहां पे लिखते हो, लगातार 3 घंटे बिना पेन को रोके हुए, बिना सोचे हुए। तो वो आप कब लिख पाओगे? अगर आपने यहाँ पे बहुत बहुत प्रैक्टिस की है, तब आप लिख पाओगे। और वो आपका आंसर ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन आपका आंसर बेस्ट आंसर हो जाएगा। आप लिखना शुरू करोगे, 2 महीने बाद आपको पहले वाले आंसर पढ़ के अपने और खुद पे हंसी आएगी कि देखो मैं कैसे आंसर लिखता था पहले। ठीक है, 6 महीने बाद में आप खुद इंप्रूवमेंट फील करोगे कि हाँ पहले वाले से अब और ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो वो टाइम आएगा जब आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो बेस्ट लिख रहा हूँ। तो वो वाली सिचुएशन आनी चाहिए। और जिसकी वो वाली सिचुएशन आ गई है कि एग्जाम देते वक्त उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जो आंसर मैं लिख रहा हूं वो बेस्ट आंसर है, इससे अच्छा आंसर किसी ने नहीं लिखा है, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं वो किसी को भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली स्थिति आपको अचीव करनी है। अगले 1-2 साल में जो भी आप तैयारी का पीरियड रखोगे, टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, फिर
रिवीजन रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, ड्यूरेशन भी बहुत लंबा है, टॉपिक्स तो अनगिनत हैं, और 3 घंटे हैं आपके पास में फाइनली एग्जाम के वक्त, और एक दिन में दो दो पेपर हो रहे हैं ना आपके। तो रिवीजन वाला एस्पेक्ट आपको शुरू से प्लान करते हुए चलना है। जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, शुरू में आपके जैसे एक टॉपिक होगा, एक सब्जेक्ट होगा, तो हम सबको पता होता है कि हमारी कितनी मेमोरी होती है। इस चीज में ये बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ या मेरे को देर से याद होता है। इस चीज का कहीं कोई महत्व नहीं है कि किस व्यक्ति को वो जल्दी याद होता है या देर से होता है, या कोई व्यक्ति जल्दी भूल जाता है या किसी को देर तक रिटेन रहता है। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि मैं 15 दिन में एक चीज को भूल जाती हूँ, तो आपको 15 दिन बाद में उसका रिवीजन करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस चीज से आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो जल्दी भूल जाती हूँ या मुझे चीजें याद नहीं होती है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करिए, अपनी स्ट्रेटेजी खुद प्लान करिए। वो दूसरों से अलग है, कोई बात नहीं। आपको ज्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज को करने में, कोई बात नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास में। टाइम बहुत देती है आरपीएससी, इतना ज्यादा देती है कि आप खुद परेशान हो जाते हो उस टाइम से। ठीक है, तो टाइम का कोई कोई शॉर्टेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अगर आपने उस टाइम को सही यूटिलाइज किया है तो। जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट है और मेहनती है तो वो उससे ज्यादा अचीव कर लेगा, अगर वो कम इंटेलिजेंट भी है तो। जो कि दूसरा व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट भी है लेकिन अगर वो मेहनत कम कर रहा है। और यहाँ पे सबसे प्लस फैक्टर यही है, अब इसको आप माइनस भी मान सकते हो कि आरपीएससी में एग्जाम टाइम से नहीं होते और बहुत लंबा टाइम मिलता है, लेकिन आप इसको अपने पॉजिटिव फैक्टर में बदल सकते हो अगर आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो चीजें सारी वही होती है, नजरिया आपको अपना बदलना पड़ता है उन चीजों के प्रति। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इस एग्जाम के लिए होती है कंसिस्टेंसी। आज आप जिस जोश के साथ में, जितने दृढ़ निश्चय के साथ में आप यहाँ पे बैठे हैं, वो ही आपको अगले 2 साल तक, 3 साल तक बनाए रखना है। तो जो व्यक्ति 3 साल तक इसी माइंडसेट के साथ चल सके वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करे। ठीक है, अगर आप 6 महीने में, साल भर में आप अगर हो जाते हो डावाडोल, तो आप अभी से सोचिए दोबारा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो पहली चीज है जो इसके लिए चाहिए। मेहनत चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी चाहिए। फिर भले ही अगर आपका आज तक का एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं अच्छा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं आज तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मीडियम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। आज तक आपने कोई अच्छा, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में नहीं अच्छा किया है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अभी तक आप जैसे आंसर लिख रहे थे अपने कॉलेज में वो यहाँ चलते ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको जो यहाँ चलेंगे उस तरह के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो जो पहले का बैगेज है ना उसको हटा दो। कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोरर है तो वो ये दिमाग से निकाल दे कि मैं तो टॉपर था अपने कॉलेज में और मैं यहाँ आसानी से कर लूंगा, वो भी आप दिमाग से हटा दीजिए। किसी का नहीं अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, वो भी, उसको भी कोई डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत आपको वो काम आएगी जो आप आज के बाद करोगे। अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी, आज आप जो पढ़ाई करोगे वो बिल्कुल अलग होगी। इस चेंज को जो समझ जाएगा वो आरएएस बन जाएगा। अभी तक जिस पैटर्न पे हम पढ़ाई कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग हमें पढ़ाई करनी है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास में प्रिपरेशन के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन फाइनल जो एग्जाम है उसमें सबके पास 3 घंटे हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति जाके एग्जामिनर के पास में ये नहीं बताएगा कि मेरे को क्या क्या आता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। तो वो आंसर्स आपको लिखने हैं, वो आंसर्स आप कितने अच्छे से लिख पाते हो, कितने अच्छे क्वालिटी आंसर आप बता पाते हो, इस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये एक आइडियल प्रोसेस है जिसमें आपको पूरी मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ में आपको अगले 2 साल के लिए कम से कम मेहनत करनी होगी, जिसमें आपको आपके सिलेबस का भी पूरा पता होना चाहिए, जिसमें आपको एग्जाम की स्कीम का भी पता होना चाहिए, आप आगे के टेस्ट पेपर भी आप साथ साथ करोगे। ये सारी चीजें अगर आप लगातार करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, तो आपको आरएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता।